नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश अब धीरे-धीरे गंभीर वित्तीय संकट में फंसता जा रहा है। हालात ये होने लग पड़े हैं कि जो ज़रूरी आवश्यक चाहे वेतन है, कारपोरेशन, निगमों, बोर्डों के, उनको देने के लिए दिक्कत आ रही है। वहीं पे कई सरकारी कार्यक्रमों को चलाने में दिक्कत आ रही है। कारण ये है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश चलता है कर्ज के सहारे। क्योंकि कोरोना काल में कर्ज लेने की सीमा बढ़ी थी और खूब कर्ज लिए गए उस दौरान। लेकिन साल भर पहले वो कर्ज लेने की सीमा कम कर दी गई, अब सीमा कर दी गई है, सिर्फ़ जीडीपी का हम 3% कर्ज ले सकते हैं, जो कि इस वर्तमान चालू वित्त वर्ष में 6500 करोड़ रुपया है। लेकिन हमें ज़रूरत हर साल पड़ रही है, लगभग 13-1400 करोड़ रुपए की कर्ज की ज़रूरत पड़ रही है। तो कैसे इसको किया जाएगा? क्या होगा? इस पे दिक्कत आ रही है। अब वित्त विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो कोई चीज़ें तलाशें, एफआरबीएम एक्ट को पूरी तरह से एक प्रस्ताव तैयार करें कि हम और कर्ज कैसे लें, उसको नियमों में संशोधन करें और उसको मंत्रिमंडल अप्रूवल दे और इस बजट सत्र में उसको अगले वित्त वर्ष के लिए तैयार किया जाए। तो ये सारी चर्चाएँ हो रही हैं, लेकिन अब वो 80,000 के कर्ज के नीचे हम हैं। लगभग हमारी 13,000 करोड़ की और लायबिलिटीज़ हैं। बुरी तरह फँसते जा रहा है हिमाचल, कहीं न कहीं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं चेतन बरागटा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया के हेड भी हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। चंद्रकेश आज़दा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवीण शर्मा जी विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आपकी पार्टी को संदीप जी अब और कर्ज लेने के लिए राहें तलाशनी पड़ रही है। जबकि आपकी पार्टी पिछले 5 साल तक जयराम ठाकुर को कोसती आई, उनकी सरकार को भाजपा को कोसती आई कि ये कर्ज ले इन्होंने प्रदेश पे बहुत कर्ज ले लिया। फिर एक श्वेत पत्र भी आया कि इतना कर्ज ले लिया, वो चुनावी वर्ष में साढ़े 16,000 करोड़ रुपया ले लिया। मतलब बड़े आरोप लगे, लेकिन आपको भी उसी डर्रे पे चलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी आ गई है। हमारा सबसे ज़्यादा पैसा तो वेतन, पेंशन और कर्ज़ों की अदायगी में लग रहा है, लगभग 62% हमारे बजट का वहीं चला जा रहा है। और ओपीएस आपने बहाल की है, उसका एक बड़ा असर पड़ा है। ओपीएस की जो हमें ग्रांट मिलती थी सालाना, जो एक शेयर होता था सेंटर की तरफ से एम्प्लॉइज़ के लिए 1780 करोड़ वो भी बंद हो चुका है। तो कई दिक्कतें इन चीज़ों से आ रही हैं। ऐसे में अब प्रदेश को कैसे आप मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश 2027 तक तो आत्मनिर्भर के मतलब देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो कैसे होगा ऐसे? खुद ही कर्ज की नई राहें तलाश रहे हैं आप। जी, संदीप जी। देखिए जी, जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, प्रदेश के अंदर बहुत सी संभावनाएँ हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि प्रदेश जो है, वो वित्तीय संकट के दौर से गुज़र रहा है। आप 1971 से लेके और अभी तक देख लीजिए कि वहाँ तक का जितना भी हमारा बजटीय घाटा था, वो 35,000 करोड़ था और पिछली सरकार के समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय वो 35,000 करोड़ रुपए और बढ़ गया है। तो करीब-करीब 70-75 हज़ार करोड़ रुपए की देनदारियाँ हैं और उसके ऊपर जो कुल देनदारियाँ हैं, वो आपने कह ही दिया कि 92,000 करोड़ के आस-पास हैं। वो सब जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है। जो यहाँ पे संसाधन है, उनको एक्सप्लोर करने की बड़ी आवश्यकता है और उसके उसके बारे में हमें इस प्रदेश के अंदर एक विज़नरी मुख्यमंत्री मिले हैं और जो विज़नरी मुख्यमंत्री हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च अपनी जो आर-एन-डी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जैसे ही इसके ऊपर काम होगा, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई जो आज योजनाएँ शुरू कर रहे हैं, वो नेचुरली 2026-27 तक जो है, वो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जब तक हो जाएगी और उनका जो इनपुट आज है, वो आउटपुट होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय तक तो लगता है कि कोई ना कोई प्रदेश व्यवस्था बनेगी। लेकिन मेरा एक मानना इस बात से है, मेरा मेरा मानना ये है कि जो फाइनेंशियल सैंक्शन जो हैं, जो 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 वित्तीय भार हमारे ऊपर लगाया गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने और जगहों पे भी ये भार लगाया जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पिछली जयराम ठाकुर जी की जो सरकार थी, उस समय इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं की गई? ये ठीक है कि हमारे को प्रदेश के अंदर चलाने के लिए पैसा चाहिए और हमने और जो वादे किए हैं, जो गारंटियाँ दी हैं,
उनको हम अपने दम पे पूरा करेंगे। हमने पिछले 1 साल में प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़ाया है, राजस्व में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि अब हमारे को एक्सक्यूज कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारें हैं कांग्रेस की, वो गिनी-चुनी सरकारें हैं। वो किसी ना किसी तरह से जोर जबरदस्ती करके वहां पे कब्जा करना चाहती हैं। ये जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर की है, तो उस चीज का जो है वो लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो कहा है, उसके ऊपर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सोच रही है कि उसको हम किस तरह से उसको उभारें। उसके पूरे थिंक टैंक उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हमने जो योजनाएं शुरू करी हैं, उसमें आपको एक चीज बताऊं, हिमाचल के अंदर संसाधनों की अगर हम बात करें, आज 11,000 मेगावाट जो हमारी बिजली है, उसका उत्पादन कर रहे हैं। जबकि हमारी जो क्षमता है, वो क्षमता हमारी 28 से 30-31 हजार मेगावाट बिजली पर उत्पादन करने की हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो अगर हमारे को पैसा मिलता है और हम इस तरह से और भी ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लीजिए, तो हमारा जो राज्य है वो साधन संपन्न हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले इनपुट की जरूरत रहेगी। जो इनपुट अगर होगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहेगी, और संसाधन हिमाचल प्रदेश में कम नहीं है, और ये विजन कांग्रेस के पास है, और इस विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बरगलाने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार को तोड़ा जाए, सो दैट कि यहाँ पे दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस तरह की चीजें हैं। आप देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि कोविड के समय जो हमारे को पैसा मिलता था, उसके ऊपर जो है कैप लगा दिया गया। उसके नहीं तो बाद कोविड हमारे अब है नहीं ना, कोविड से तो हम निकल आए। वो तो उस समय की सहायता थी कि कोविड से जूझ रहे थे, वो तो 2 साल पहले बंद हो गया। आप ये देख लीजिए, जो आयुष्मान जो हमारी योजना है उसके ऊपर तो पैसा मिला है। आप देख लीजिए 50 करोड़ रुपया मिला है, जबकि हमारी जो देनदारी है वो कितनी है, 1,000 करोड़ रुपया की देनदारी है, जिसके अंदर प्रदेश सरकार 350 करोड़ देगी और 328 करोड़ अभी बकाया बाकी देने को है। अभी केंद्र से कितना मिला है, 50 करोड़ रुपया मिला है। अरे क्यों इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। वित्तीय संकट यहाँ जो देखिए, जो हमारा बजटरी डेफिसिट है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो हर राज्य के अंदर इस तरह से है। लेकिन जैसे जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग रच रहे हैं। मैं मानता हूं कि संकट है, इसमें कोई जी, दो राय नहीं है, लेकिन इतना भी जी, ना है, इतना भी ना करें कि सरकार को बेइज्जत करना शुरू कर दें भारतीय जनता पार्टी के लोग, है ना। जी, और उसके चेतन बाद जी। जी, मैं अभी चेतन जी के पास आऊँगा, आपके पास फिर आऊँगा दोबारा। चेतन जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसी सैंक्शन्स लगाई गई हैं, ना हम लोन ले सकते हैं, ना ही जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है, वो भी हम 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना नहीं ले सकते, और लोन हम प 6500 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते। इनका ये आरोप है, और सहायता भी कहीं न कहीं रोकी जा रही है। तो इसलिए वित्तीय दुर्दशा हो रही है हिमाचल की, इसलिए कर्ज के नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं इनको। इनका ये कहना है। देखिए पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फ़ॉर्मूला है जीडीपी का, जो 3% है, हमारा जीडीपी 2 लाख करोड़ के करीब-करीब अप्रॉक्सिमेटली आरबीआई बोलता है, वो सिर्फ़ हिमाचल के लिए नहीं किया गया है, वो पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए किया गया है, जितने भी स्टेट्स हैं। तो इसको आइसोलेशन में मत देखें, थोड़े-से इसको पहले फैक्चुअली आप क्लियर करें। हँसी के पात्र ना बनें कि इस तरह की सिर्फ़ कि हिमाचल के लिए किया गया है, पहला। दूसरा, बहुत लंबा-चौड़ा उन्होंने भाषण दे दिया, कोई सब्सटेंस उसमें उन्होंने कुछ बोला नहीं। डेटा वो जो बोल रहे हैं मैं उसको वेरीफाई नहीं करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ लोगों के पर्सपेक्टिव पे लेके आनी है। देखिए, जी। वित्तीय संकट हिमाचल प्रदेश में है, पर हिस्टोरिकली भी आपको समझना पड़ेगा कि इश्यूज़ क्या हैं। अब आपका 78% के करीब-करीब जो कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे सैलरीज़ हैं, चाहे पेंशन्स हैं, चाहे लोन रिपेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट है, उसमें तो आपका सारा पैसा चला जाता है। फिर इन्होंने जो झूठ बोल के जो 10 गारंटियाँ और जिससे उन्होंने सत्ता पे काबिज़ करा, अब उसको फंड करने के लिए इनके पास सिर्फ 22% पैसे बचते हैं। उसमें उन्होंने दंगे भी लगाने हैं, उसमें उन्होंने घर भी बनवाने हैं, उसमें उन्होंने बाकी डेवलपमेंट भी चीज़ें भी करनी करनी है। है, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो इनकी हालत है। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्हीं की सरकार ने सीएजी का जो ऑडिट था, उसको टेबल करा फ्लोर ऑफ द हाउस में, और उनकी वहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियर बोला कि जो रिसोर्सेज़ हैं, उसको आप मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। सांक्यान जी, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ से फैक्चुअली फिर करेक्ट करा दूँ, और प्लीज़ रेटोरिक्स पे बात मत करिएगा। आप इसको अगर रिफ्यूट कर सकते हैं तो करिएगा।
हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हमारा इनकम किसी से आता है, वो टूरिज़्म पे आता है। अनफॉर्च्यूनेटली अगर आपने अभी रिसेंटली एक टूरिज़्म का सर्वे देखा होगा, जो हिमाचल फर्स्ट 5 में आता है, वी आर एट 18 पोज़ीशन नाउ और ये मेक माई ट्रिप का था। आज की पोर्टल्स में कहीं पे भी हिमाचल हिमाचल नहीं आता है। अब आइए, अभी जो इन्होंने पीछे दिन कुछ कार्निवल किया, जिसके बारे में ये बड़ी डींगे मार रहे हैं। क्यों वहाँ पे 60% के करीब जो रूम्स थे शिमला के अंदर वो बंद रहे? तो ये छोटी-छोटी इश्यूज़ हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ बीजेपी स्टैंड करेगी आपके पीछे, आप टूरिज़्म में रिफ़ॉर्म तो लेकर आइए। मैंने खुद पर्सनली आपके आपके सरकार में जो उसके टेक अवेज़ थे, कैसे हम जो ये आपदा आई थी उसके बाद टूरिज़्म को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, हमने फीडबैक्स दिए। ठीक है, आपको अलग लेवल पे भी आए होंगे पर आपने कोई वो नहीं करा। वीरभद्र जी की सरकार थी, मैं यहाँ से फिर आपको याद दिला दूँ सांख्यान जी, वीरभद्र जी की सरकार थी, उन्होंने कमिटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन के लिए उन्होंने पूरा एक थिंक टैंक बनाया था। मुझे तो नहीं लगता अभी तक सुखविंदर सुक्खू जी ने ऐसा ऐसा कुछ किया है। ओवरऑल ये इनका जो है, इनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है नहीं, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कुछ है नहीं, इनको खुद ये कन्फ्यूज़्ड है, पूरी सरकार कन्फ्यूज़्ड है क्योंकि ये झूठ बोल कर आए हैं। अब उसकी फंडिंग कैसे कर सके, आनन-फानन में आप बोल देते हैं। अभी थोड़ी देर में देखिए हम इस डिबेट्स में हम पहले भी आ चुके हैं और इस इश्यू को लेकर सबसे ज़्यादा अगर इंक्रीज़ कभी भी लोन पे हुआ था, तो वो वीरभद्र जी के टाइम पे हुआ था। आप इसको करिए ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है तो वीरभद्र जी के टाइम पर हुआ है, उसके बारे में तो आप नहीं बोलेंगे। आप सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं, फ़िज़ूल खर्चियाँ आप कर रहे हो। तो हाई कोर्ट का अच्छा ऑर्डर आया कि सीपीएस से कम जो आपका 8 से 9 करोड़ का जो आप बिल देते हैं, उनका वो बंद तो हुआ कम से कम। और आप मुझे एक बात बता दीजिए सांख्यान कुछ जी, बंद नहीं हुआ, अभी तक कुछ बंद नहीं एक हुआ, भी एक भी जन कुछ भी कल्याण बंद नहीं हुआ। योजना बता दीजिए, एक भी वेलफेयर की चीज़ आप बता दीजिए जो आपकी सरकार ने नई शुरू करी हो। बिल्कुल नहीं, आप नहीं बता पाएँगे। हिम केयर की अगर आप बात करते हैं, तो हिम केयर के अभी तक आपने ड्यूज़ क्यों नहीं दिए? आपको बताइए जो स्टैट्यूटरी टैक्सेशन है, जो जीएसटी का शेयर है, क्या आपको टाइमली नहीं मिल रहा वो? आप आप एचपीएसीबी के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ नहीं दे पा रहे हैं। आपने उल्टा उनको बोल दिया 300 यूनिट फ्री। आप बताइए ना आप कैसे फंड करेंगे? मैं तो आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। टूरिज्म को लेकर आपने क्या किया? क्यों हम चौथे नंबर से लास्ट टू लास्ट ईयर से हम सीधे 8वां नंबर पे आएँगे? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। अब आपको आंसर्स देने पड़ेंगे और रिटॉरिक्स में प्लीज़ मत बात करिएगा। मैंने अपनी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी डॉक्टर साहब मैंने आपके सामने रख दी है। जी, लेकिन एक श्वेत पत्र आया था डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में विधानसभा के अंदर। उसके लिए कर्ज के लिए सबसे दोषी आपकी सरकार को करार दिया गया कि आपकी सरकार ने जो चुनावी वर्ष था उसमें 16,500 करोड़ कर्ज लेके आनन-फानन फिजूल खर्ची की, उससे हिमाचल कहीं न कहीं कोलैप्स कर गया और देनदारी एम्प्लॉइज़ की आप लोगों ने नहीं दी। या तो कर्ज लेके देनदारियाँ दे देते जो 12-13,000 करोड़ आज भी खड़ी हैं। और पेंशनर अपने उन चीज़ों को लेने के लिए अदालतों में जा रहे हैं और अदालत का एक फैसला भी आया, अब उस पे अपील में जा रही है सरकार क्योंकि 6% ब्याज के साथ बात की गई है। इस तरह के अगर हर एम्प्लॉइज़ कोर्ट में गया, तो सरकार तो ये बिल्कुल नहीं चल पाएगी। डॉक्टर साहब पिछली जो इनके ड्यूज़ थे वो हमने क्लियर किए। ये तो एक व्यवस्था है। पिछली बारी के हमने क्लियर किए, इस बारी के इनको क्लियर करने दीजिए। यही लेकर आए थे ना, हमने तो नहीं बोला था कि 1 लाख एम्प्लॉयी आप नौकरियाँ दे देंगे फर्स्ट कैबिनेट में। फिर नहीं, अभी सुखविंदर इन्होंने सुक्खू दी जी कहाँ है? अभी दी कहाँ अरे है? वो वो तो बोझ कोई नहीं पड़ा अभी। अभी तो अभी कुछ आया कुछ नहीं भी है। नहीं हुआ है। मैं आपको बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, इनकी तरफ से कोई भी विज़न नहीं अभी तक बताया गया है। 1 साल पे सरकार का फाउंडेशन बनाने का होता है। आप बता दीजिए सांख्यान जी, एक भी आप बता दीजिए जो आपने वेलफेयर स्कीम्स करी हो। आप बता दीजिए रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। आप वाटर सेस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। वो तमिलनाडु के लिए भी वही है, हिमाचल के लिए भी वही है। तो इसलिए प्लीज़ आप जो ये बड़े-बड़े शब्द यूज़ कर रहे हैं ना कि हम लोगों को झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए ना कि अगर ये सिर्फ हिमाचल के लिए हुआ, उत्तराखंड के लिए नहीं हुआ क्या ये? क्या ये तमिलनाडु के लिए नहीं हुआ क्या ये? क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए नहीं हुआ? कि सिर्फ हिमाचल के लिए हुआ है? तो इसलिए प्लीज़ झूठ बोलना छोड़िए और जो आपकी अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ उसको ठीक करिए और उसको एम्पावर करिए कि लोगों को काम हो सके। इस हिसाब से हम कर्ज लेते जा रहे हैं, ये 90 के दशक में शायद कर्ज लेने का ट्रेंड बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, हर सरकार लेती रही, लेकिन वो बड़ा सामान्य सा लेती रही। लेकिन पिछले 5 सालों में ठीक है कोरोना आया बीच में, कर्ज की लिमिट बढ़ाई गई सेंटर द्वारा, लेकिन सेंटर की ग्रांट्स भी कई आई उस दौरान और बेहताशा कर्ज लिया गया। अब फिर से कर्ज पे एक कैप लगी है, लेकिन अब सरकार तलाश रही है कि हम एक्ट में संशोधन करके हम भी 6% तक कर्ज लें
क्योंकि इनको 13,500 करोड़ की ज़रूरत है सालाना कर्ज की, जो हमारा बजट का गैप है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉइज़ की देनदारियाँ लगभग 2500 करोड़ के आस-पास पेंशनर एम्प्लॉइज़ को देना पड़ता है इनको। तो अगर इस तरह से कर्ज की सीमा हम बढ़ाएँगे बार-बार, तो फिर तो हम निकल नहीं पाएँगे इस चीज़ से। इसका क्या विकल्प हो सकता है? हम कैसे हिमाचल को खुशहाल करें? कैसे निकालें इस कर्ज के दलदल से? जी। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो एक साइकिल होता है इसका लोनिंग का, और ये दिक्कत कहाँ आ रही है और ये क्यों ये ज़्यादा अब धीरे-धीरे ये जो है ये ट्रैप एक तरह का बन गया है, और हिमाचल गवर्नमेंट को सक्सेसिव गवर्नमेंट के फेलियर्स के कारण आज जो स्थिति हुई है वो क्यों हुई, और आगे मेरे हिसाब से जो मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है या जितना मेरा एक फाइनेंशियल उसका एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि आने वाले जो दिन हैं हमारे वो इससे ज़्यादा टफ होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, गवर्नमेंट नॉर्मली जब भी सरकार को कहीं पे भी अपना रेवेन्यू करना होता है, तो कॉर्पोरेशंस और बोर्ड्स की जो एक तरह से जब इसका फैसला लिया जाता है कि इस बोर्ड या कॉर्पोरेशंस को बनाया जाएगा, तो उसका पहला ही ये होता है कि ये अपने जितने भी एक्सपेंसेस है वो मीट आउट खुद करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे और सरकार पे डिपेंडेंसी लगभग ना के बराबर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे हैरानी और सबसे बढ़िया आपका एग्जांपल अगर आपने समझना है कि कैसे इन्होंने, सरकार ने, इनके जो लोग हैं क्यों इसमें डिसीजन मेकर से लेकर के नीचे तक के ऑफिशियल्स की जो मिली भगत के कारण कैसे बर्बाद हुए ये। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, वो कॉर्पोरेशन है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। अब आपने एक खिड़की या दरवाजा भी बनाना, आपको पता है कि 1 क्यूबिक फीट देवदार की जो लकड़ी है, 1 CFT कितने की मिलती है मुझे और आपको? वो लगभग कॉर्पोरेशन को 0 दाम पे मिलती है। अब लोग, एक बड़ा आपको मजेदार एग्जांपल बताता हूँ, कांग्रेस के हो, विधायक हो, चाहे इसके हो, मैं किसी पार्टी का ये नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये लोग इतना भी कष्ट नहीं करते हैं कि वहां पे सड़कें बनाई हुई है, फॉरेस्ट से पैसा गया हुआ है, उसमें ट्रकों के द्वारा वो वहां पे जो कन्वर्जन होता है फॉरेस्ट, उसका लॉग्स का, वुडन का, स्लीपर्स जिनको हम बोलते हैं, वो ढोए जाते हैं और मुश्किल से 10 या 12 रुपए का उसका कॉस्ट है। लेकिन जब बिल बनते हैं उसके, तो करप्शन पहला इशू है। वो म्यूल के बनते हैं, 82 रुपीज, 110 रुपीज पर लॉग, और बाकी का वो कहां से क्या जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसा ही आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और HRTC में देख लीजिए। हम ये कह रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चलाने के लिए हमारे पास, हम 18% पानी पे बैठे हुए हैं पूरे इंडिया की उसमें, और हमारे पास लगभग आबादी में हम 0.5% है, तो उसके दोहन के लिए डॉक्टर परमार ने इतना बढ़िया स्टेट के लिए 2 ही चीजों पे उन्होंने कहा था कि 3 चीजों पे मैं फोकस करूंगा। पहला था कि मैं इसको एक हॉर्टिकल्चर स्टेट बनाऊंगा, मैं फल बनाऊंगा, फल और ये सब्जी का उत्पादन करूंगा, वहां से लोगों की जो है सरकार पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा मॉडल ये था कि टूरिज्म को हम लोग जाएंगे और साथ में हमारे पास जो फॉरेस्ट है उससे बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे चलेंगी। अब आप बताइए, एक खिड़की दरवाजा हिमाचल में आप बताइए जो बेच के दूसरी स्टेट में कोई इंडस्ट्री ऐसी लगी हो, कॉर्पोरेशन ने बताया हो कि भैया हमारे एक्सेप्ट जो बद्दी या उस पे है वो तो वापस आते हैं, हिमाचल की इंडस्ट्री में ज्यादा तक वापस आता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन बार बार अगर आप कर्ज लेते रहेंगे ना, तो ये सोल्यूशन है। जब तक आप अपना कर्ज कम नहीं करेंगे, अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, और उन खर्चों में क्या है, कोई ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बड़े निर्णय ऐसे लिए हों कि उससे कम से कम एक मॉरल वो भी तो होती होगी। क्या आज की डेट में किसी भी ऑफिसर्स के पास आप देखिए, पूल में गाड़ियां कितनी कितनी खड़ी रहती है। कॉर्पोरेशन की गाड़ियां किसी के बीवी बच्चों को लेकर के देहरादून जा रही है, किसी विधायक की बीवी किसी मंत्री की बीवी के ब्यूटी पार्लर के लिए चंडीगढ़ जा रही है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, करप्शन पहला रूट कॉज होता है जब भी। दूसरा है ये जो लॉलीपॉप, जो आपको सरकार के साथ आपने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज लेने होते हैं, जरूरी भी होते हैं, लेकिन अगर आप कर्ज इसलिए भी ले रहे हैं कि आपको एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, तो इसका मतलब है आपका गवर्नेंस का जो मॉडल है वो 100% बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल, जब आस्था जी, जब कर्ज लिया जाता RBI से, तब कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए लेना है, लेकिन वो वेतन के लिए ही यूज होता है। हर बार यही होता है, हर महीने 1000 करोड़, 500 करोड़ चलता है ये सिलसिला।
होना ही, देखिए कर्ज का बड़ा वे हुआ। देखिए जैसे अभी सरकारों के वजह लोगों का क्या होता है, लोग कहते हैं कि जी वो सरकार ने इतना बड़ा ये वो दे दिया, सड़कों के लिए ले लिया, वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मैक्सिमम आपको पता होगा हाईवेज एनएचआई के अंडर जो बन रहे हैं बीओटी बेसिस पे हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे हैं। सरकार ने अभी आपको बॉम्बे वाला जो नवी मुंबई वाला जो अटल सेतु खोला है, अब आप सोचिए उसमें 628 रुपए के आसपास पे टोल है। तो वो ऐसी चीजें आप करिए, बट गवर्नमेंट को इतना ज्यादा भी उसको नहीं करना चाहिए। आपका जो फ्यूल कॉस्ट, वहां सरकार का भी तो बचत हुई, उसको जो इंपोर्ट करना था फ्यूल, उसमें भी तो बचत हुई, अगर लोगों ने बिल्कुल लोगों का बिल्कुल तेल बचा है, टाइम बचा है। बट इतना एक्सरेट बिल्कुल करके भी आप सरकार लोगों को मत चूना लगाइए कि लोग उसको दे ही जी ना पाए। तो ये चलिए हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं हॉर्टिकल्चर में और आपके जो सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और टूरिज्म में, इसमें डेवलपमेंट के लिए कर्जा आना चाहिए था, वहां पे लगना चाहिए था, साथ के साथ वहां कुछ नहीं उसकी आ रहा, मॉनिटरिंग वहां होनी कुछ नहीं चाहिए आ थी। रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हम कर्ज लेके बार बार परेशान हो रहे हैं, स्टेट को परेशान कर रहे हैं और वेतन और इसका ही खर्च कर रहे हैं, इसका हल क्या है सरकार? डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा इशू है जिसे हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों पार्टियां पिछले 11 वर्षों से इस मामले में कहीं ना कहीं गलत रही है। वर्ष 2011 हमारा अंतिम वर्ष था जहां हम लोगों ने लाभ का बजट दिया था। उसके बाद हालत ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है हम पिछड़ रहे हैं हर चीजों के अंदर। इसके लिए दोष चाहे भारतीय जनता पार्टी को दे लें, चाहे कांग्रेस को दे लें। फैक्चुअल पोजीशन क्या है कि हिमाचल प्रदेश को आज जो खुद की जो इनकम है वो लोग 36 से 37 हजार करोड़ रुपए है, और हमारा जो खर्चा है वो 42 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। इस खर्चे और जो हमारा खुद की आय है, इसके बीच का जो 6 हजार करोड़ रुपए का जो अंतर है, उस चीज को हम लोगों को कर्जों से पूरा करना है। और इसके साथ है जो हमारा पिछला हमारा हमारा खर्चा लगभग बजट हमारा 55,000 करोड़ प्लस का रहेगा, इस बार ज्यादा बजट रहेगा, गैप बहुत है। हाँ हाँ, बजट हमारा ज्यादा करते हैं, परंतु जो पर्सनल इनकम है जो वो इतनी है। अब जो हमारी हिमाचल प्रदेश की इनकम है वो 3 चीजों से है। एक तो केंद्रीय जो हमारी करों में हिस्सेदारी है, या केंद्रीय सहायता या अनुदान, और दूसरा हमारे स्वयं के संसाधन, जो या फिर तीसरी जो आती है हमारे को, जैसे जो अभी सांख्यान जी बात कर रहे थे कि हमारी सहायताओं में कटौती हुई है, अनुदानों में कटौती हुई है, इन 3 चीजों में है। अब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में सुक्खू जी ने जब स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगले 10 वर्षों के अंदर मैं हिमाचल प्रदेश को खुशहाल देखना चाहता हूँ। और स्टार्टिंग में जो पहला बजट दिया तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि ये व्यक्ति सच में सीरियसली इस तरफ को अपने कदम को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि जो हमारा जो हमें कर्ज था उसका ब्याज या जो किस्तें थी उसको वापस करने में 20% हिस्सा वापस कर रहे थे। अब जी होना क्या चाहिए था कि ये तो चलो ठीक था कि वो बहुत ज्यादा पैसा वापस करने वाले हैं ताकि कर्जों के ऊपर कमी आए। होना क्या चाहिए था, पैसे हम 3 ढंग से कमा सकते हैं। पहला पैसा क्या कमा सकते हैं कि हम निवेश करवाएं हिमाचल प्रदेश में, उससे पैसा आ जाए। दूसरा, हम उम्मीद करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में हम लोगों की बढ़ोतरी हो जाए, वहां से हमें ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए। तीसरा, हम लोग जो है अपने संसाधनों के ऊपर कर लगाना शुरू कर दें। देखो, 1 वर्ष इस सरकार को हो गया है, इस सरकार ने पिछले 1 वर्ष में निवेश के नाम पे कुछ काम नहीं किया हुआ है। सेंट्रल जी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जस की तस है, ठीक है, मान के चलते हैं कि जो जीएसटी है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होने वाली है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। पर प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रदेश सरकार ने अपने पहले से जो संसाधन थे उसके ऊपर एक्स्ट्रा कर लगाया हुआ है। अब सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही, आपने कर तो लगा दिया भाई, परंतु वो लास्ट में जो है आम आदमी का गला ही नहीं छोड़ेगी ना। अब आपने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन को बढ़ा दिया, आपने 600 करोड़ रुपए आप वहां से कमा लेंगे, गर्दन किसकी काटी जाएगी? या दूसरी तरफ को आपने वाटर सेस लगा लिया, ठीक है, हो सकता है कि अभी वो सरकार उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक दे, ये मान के कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन में इस तरह से कर नहीं सकते। और तीसरा एक और चीज है, आप खनन के ऊपर जो टैक्स लगवाना चाहते हैं, जो मिनरल के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, इन सारी चीजों से आप, मैं मानता हूं कि 3 से 4 हजार भी वैट 2 बार बढ़ाया है। पर किसके ऊपर? आम आदमी के ऊपर ना। जो काम प्रदेश सरकार को करना चाहिए था वो था निवेश।
अब मैं इसको सारे चीजों को अगर आप मैं मिला के लेके चलता हूं तो मुझे पता क्या लग रहा है कि सुक्खू जी एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा भ्रमित है, या उनको सिर्फ क्यों अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, या फिर उनको अपनी टीम के ऊपर विश्वास नहीं है। उनको अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, उनको अपने मंत्रियों के ऊपर विश्वास नहीं है। अब तक 1 वर्ष के अगर कार्यकाल को आप ध्यान से देखें तो एज ए टीम वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो एज ए टीम काम करते तो जो उनकी सोच थी वो धरातल पे उतार लेते। सरकार के लिए, एक व्यक्ति के लिए जीवन में 5 वर्ष बहुत हो सकते हैं, परंतु सरकार के लिए 5 वर्ष बहुत कम होते हैं। 1 साल आपने निकाल दिया है, और 1 साल आपने ऐसा निकाल दिया है अपने संसाधनों के ऊपर, पुराने संसाधनों, अपना नया संसाधन इस सरकार ने अभी तक एक भी नहीं खड़ा किया। ये सरकार बोले ना कि मैंने ये नया संसाधन खड़ा किया। मैं आपको बोलता हूं, जो जयराम सरकार ने सबसे बड़ी गलती क्या की, जयराम सरकार ने सबसे बड़ी गलती की, वो निवेश के नाम पे खुद को धोखा देते रहे। अरे हिमाचल प्रदेश में इतने उद्योगपति है, अगर आपने निवेश करवाना है, निवेश की स्कीम लेकर तो आइए। मैं आपको मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर में ऐसे लोग निकाल के दे दूंगा जो हिमाचल प्रदेश में ही निवेश करने के लिए तैयार है, वो ही पैसा लगाने के लिए तैयार है। परंतु सरकारें खुद को धोखा देती है, चीट करती है। पिछली सरकार ने भी किया, ये सरकार भी उसी लाइन पे चली है। सुनाई क्या देता है कि हम लोग अमेरिका निवेश लाने जा रहे हैं, हम लोग दुबई निवेश लेके जाने आ रहे हैं। अरे धरातल पे ना पिछली सरकार उतार पाई, ना ये सरकार उतार पाई। अब सिर्फ क्या किया जा रहा है, एक सरकार देगी दूसरे को दोष कि बीजेपी हमारा सहायता और अनुदान। अरे भाई, भीख मांगने को आप रोकड़ा कह रहे हो क्या? आप कर क्यों नहीं रहे हैं? किसने रोका आपको? कोई रोकने वाला नहीं। बहुत अच्छी स्कीमें बताते हैं सारे, इसके ऊपर ये लगा दो, इसके ऊपर ये कर दो, हमारा टूरिज्म बड़ा अच्छा, हमारा। अब टूरिज्म के अंदर आप पीक पे जा चुके, इससे ज्यादा टूरिज्म वाला कुछ नहीं होने वाला है। कितना करो और बढ़ा लोगे? हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां, वो 20 से 25 लाख लोगों के लिए है। आज यहाँ पे 80 लाख लोग रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से अच्छा टूरिज्म जा चुका है। कश्मीर खुलने के बाद तो ये कुछ नहीं बचेगा। जिन चीजों के ऊपर किया जा सकता है, सरकार वहां की तरफ को सोच ही नहीं रही है। मेरा कहने का तात्पर्य है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों को लीक से हटकर काम करना पड़ेगा। तब जाके हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था में दुरुस्ती आएगी, न तो हालत वही होगी, एक दूसरे को दोष देता रहेगा और दूसरा पहले को दोष देता रहेगा। जी सांख्यान जी, मुख्यमंत्री भ्रम में है, टीम वर्क पे उनका कोई नहीं, अपनी टीम पे उनको भरोसा नहीं है। वहीं इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो चुका है हिमाचल लंबे समय से। तो कैसे इसकी प्रगति होगी, कैसे सरकार के खजाने में भी पैसा आएगा और जनता के बीच में भी खुशहाली आएगी? इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा जब कहीं लगता है, कोई प्रोजेक्ट लगते हैं, चाहे निजी क्षेत्र के हैं चाहे सरकारी क्षेत्र के हैं, उससे हर किसी को लाभ होता है। तो इन चीजों पे आपकी सरकार कब ध्यान देगी? डॉक्टर साहब, जैसे ही मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो आपको पता है कि आते ही पिछले मई में, जनवरी में सरकार बनती है और मई में अभी काम शुरू करना होता है, और ऊपर से इतना बड़ा कहर हिमाचल प्रदेश के अंदर बरप गया है। तो उन चीजों को उनको अपने स्थान पे लाना, जो आपदा यहाँ पे आई है उसको स्थान पे लाने के लिए बड़ा समय लग गया। लोगों को लगा भी क्या, अभी चल रहा है प्रोसेस, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज कंटिन्यू। और जितना भी पैसा था जिला वाइज, ब्लॉक वाइज देना भी पड़ा। अब मैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात पे आता हूं। मैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात के ऊपर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली बार धर्मशाला में की थी, कोई आउटपुट नहीं है। अभी सिर्फ उसके ऊपर, उस विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने सोचना शुरू किया है। उसके लिए मुंबई भी गए, उसके लिए दुबई भी गए, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन हिमाचल पर मैं थोड़ा सा प्रवीण जी की बात से भिन्न होना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म है या हॉर्टिकल्चर है या एग्रीकल्चर है, अभी बहुत से चीजें जो है, एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज आर है। अभी यहाँ पे बहुत सी संभावनाएं हैं जिनको हम किया कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में वो बातें नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि मुख्यमंत्री जी अलग चल रहे हैं और सरकार के जो मंत्री हैं वो अलग चल रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के जो डिसीजन में जो क्लैरिटी अभी निकल के आई है, खासकर उनके जो अस्वस्थ हुए उसके बाद जब आए, तो उसके बाद जो क्लैरिटी और जो डिसीजन इन्होंने लेने हैं वो बड़े
की तरह डिसीजन सामने आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना इतना है कि अगर इस तरह की अगर ये बातें करेंगे तो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपने पहले ही प्रवीण जी आपने बात की कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरे को इस व्यवस्था को लाने के लिए, बदलने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे। अब मैं थोड़ा सा 10 साल तो आपको जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया है, उसमें से 13 माह हो गए हैं, 10 साल तो नहीं दिए आपको जी। सुनिए मेरी बात, देखिए मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, मैं उनकी बात को थोड़ा सा कहना चाहूंगा। देखिए अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी तो इन्होंने हमारे ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई है, लेकिन जैसे ही बड़ी रैली हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय कोई भी मंत्री जी आएंगे या माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आएंगे, वो बोलेंगे जी हिमाचल के लिए स्पेशल राहत पैकेज हम दे रहे हैं। अरे भैया वो कहां से आ गया? अगर आपने प्रदेश के बारे में कुछ हितैषी व्यवस्था लानी है तो उस तरह के आंकड़ों को उसकी जगलिंग मत कीजिए, है ना। वो ठीक है, आप चीजें आधार पे रख के देखिए, परख के देखिए, और इन्वेस्टमेंट आती है। आपके लोग भी तो दिल्ली में बैठे हैं, आपके बड़े नेता अनुराग ठाकुर वहां पे हैं, आपके वो भी तो इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर करवा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उनके लिए मना किया है? अरे नहीं, इस तरह से संदीप जी प्रवीण जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हिमाचलियों के पास भी पैसा है और हिमाचली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्कीम तो लाओ, रेड कार्पेट तो बिछाओ हिमाचलियों के लिए भी। हिमाचल के लोग बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हिमाचल में भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा उन्होंने बात कही कि हिमाचल का पैसा हिमाचल में रहे और फले फूले। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी विधानसभा के चुनाव आए थे, विधानसभा के जो अपना सतलुज है, गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। L&T जो लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी है, इन्होंने अयोध्या राम मंदिर जी का आर्किटेक्चर तैयार किया है। वही लोग यहाँ सर्वे करके गए कि जी हम 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है, अब एक्सक्यूज ये कर रहे हैं कि जो वहां पे चीफ इंजीनियर बैठे थे वो रिटायर कर दिए गए। अब वो जो केंद्र सरकार से उसकी अप्रूवल आनी थी वो नहीं हो रही है। अरे ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट जो हैं वो केंद्र सरकार के टेबल पे पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो वहां से क्लियर नहीं हो पा रही है, या उनके ऊपर जो है FCA क्लियरेंस नहीं हो पाती है, या उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के ऊपर वहां पे पड़ी है। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी वहां पे लंबित पड़े हैं। तो ऐसा ना करें। मैं ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए सोचना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को जिस तरह से जो हम आरोप लगाते हैं, ये एक पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, लेकिन ये इकोनॉमिकली बिल्कुल, या जो थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं हो सकता। बरागटा जी बरागटा जी, मैं एक बारी इनसे सिर्फ कुछ चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने जो बोला, इनकी अपनी स्टेटमेंट्स हो सकती है, कांग्रेस पार्टी का इसमें मानना हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत से मैं कुछ इश्यूज यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैंने अभी टूरिज्म को लेकर बोला, और मैं डेटा के साथ इस बातों को बोल रहा हूँ। अभी आप देखिए, हमने हॉर्टिकल्चर में जो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ 6000 करोड़ का रेवेन्यू प्रदेश में देता है, उसको लेकर इस सरकार ने क्या किया? हमने यहाँ पे पूर्व सरकारों ने मंडियों के जाल बिछा दिए हिमाचल प्रदेश में। अब इन लोगों ने क्या किया? 88 लाख पेटियां, सिर्फ पहली बारी हिस्ट्री में हुआ है कि सेब की पेटियां 88 लाख हिमाचल प्रदेश में बिकी मंडियों में, और ऑलमोस्ट 95 लाख पेटियां बाहर गई। ये पहली बारी हुआ है। संयोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ की मंडियों को खत्म कर रही है। अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? सांकन जी, आई डोंट थिंक सो आई हैव टू एक्सप्लेन इट। अगर हिमाचल में सेब की पेटियां बिकती तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता, और इसकी वजह से आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अब मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, पॉलिसी पैरालिसिस। इनको पता ही नहीं है इनको करना क्या है। कभी यूनिवर्सल कार्टन ले आते हैं बीच में विदाउट किसी को लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके, कभी कुछ बोल देते हैं किलो के हिसाब से, और पूरी तरह से इनकी फिजियत होती है। तो पहले तो मेरे को लगता है इनको पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर को लेकर। अब इन्होंने बात करी कि केंद्र सरकार ये नहीं कर रहा, केंद्र सरकार वो नहीं कर रहा। अगर मैं अभी बोलना शुरू कर दूंगा ना भाई साहब, मेरे को कम से कम आधा घंटा लग जाएगा जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए किया। केंद्र और राज्य की कशमकश में हिमाचल प्रभावित हो रहा है कुल मिला के, ये देखने को मिल रहा है। और चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश अब कर्ज के दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और कर्ज लेने के लिए
FRBM एक्ट में संशोधन करने की तैयारी चल रही है और इस बजट सत्र में उसपे मोहर भी लग जाएगी, क्योंकि कर्ज की सीमा कम कर दी गई है और हमें लगभग 13-14 हजार करोड़ पैसे की जरूरत होती है सालाना, जो हमें वेतन के लिए कम पड़ रहे हैं, पेंशन देने के लिए कम पड़ रहे हैं। और सुकू सरकार अब और कर्ज बढ़ाने की तरफ जा रही है, क्योंकि सेंटर ने कहीं न कहीं लिमिट लगा दी है। हालाँकि ये आरोप लग रहे हैं कि सेंटर ने कांग्रेस शासित राज्यों को ये रोक लगाई है और हिमाचल को लेके लगाई है। लेकिन आज भाजपा प्रवक्ता ने क्लियर किया है कि ये जो नियम है ये पूरे देश के सभी राज्यों के लिए है। लेकिन दोनों दलों को सोचना होगा कि कर्ज में अब हम जल्दी ही 80,000 करोड़ पे पहुँच गए हैं। अब जल्दी ही हम 2 साल में हम 1 लाख का कर्ज प्रदेश 1 लाख करोड़ का कर्ज प्रदेश के ऊपर हो जाएगा। हर कोई कर्जदार होगा, बेरोजगारी दर भी बहुत ऊँची हो गई है, 13% से ज़्यादा हो गई है। अब हमें तलाशना पड़ेगा, हमें सरकार को अपने खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे कम करने पड़ेंगे। कैग हर बार सीएजी हर बार आगाह करता है कि खर्चे कम करिए, कर्ज को कम करिए और अपनी आय के संसाधन बढ़ाइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार प्रयास किया है, उसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, लेकिन तब तक अगर हम और कर्ज लेंगे तो अब और हम इसके समस्या में आ जाएँगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।